हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। अंग्रेजी वाले मोहन सर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अंग्रेजी वाले मोहन सर यही फेसबुक चैनल है, फेसबुक पेज है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो ML वर्मा इंग्लिश क्लासेस नाम से गूगल प्ले स्टोर पर आपको ऐप भी मिलेगा, जिसमें आप फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा रीड की भी तैयारी कर सकते हैं, ग्रामर और लिटरेचर सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। आइए, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था एंग्लो नॉर्मन एज और यूं कहें कि प्री चौसरियन एज। तो प्री चौसरियन एज को ही हम आगे बढ़ा रहे हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है वो है फ्रॉम द नॉर्मन कंक्वेस्ट टू चौसर। चौसर यानी नॉर्मन कंक्वेस्ट से लेकर के चौसर तक की जो टाइम पीरियड है उसके बारे में हम बात करेंगे। ये 1066 AD से 1340 AD के बीच में चलने वाला टाइम था। ओके, तो बात करते हैं सबसे पहले द नॉर्मन कंक्वेस्ट ऑफ 1066 व्हेन विलियम द ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी इन्वेडेड इंग्लैंड। यानी नॉर्मंडी के ड्यूक ने जब इंग्लैंड के ऊपर आक्रमण किया था 1066 में, is considered a traditional dividing line between the old and middle English period of literary history। यानी लिटरेरी हिस्ट्री का ओल्ड और मिडल इंग्लिश पीरियड जो था उसके बीच में जो डिवाइडिंग लाइन है वो 1066 के अंदर जब नॉर्मंडी के ड्यूक ने इंग्लैंड के ऊपर आक्रमण किया था, वो डेट 1066 जो है वो डिवाइडिंग लाइन मानी जाती है। द कंक्वेस्ट हैड ए प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन इंग्लिश लिटरेचर इंक्लूडिंग लैंग्वेज। यानी ये जो ये कंक्वेस्ट जो थी, ये विजय जो थी, नॉर्मन लोगों की विजय जो थी, इसका बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ा इंग्लिश लिटरेचर के ऊपर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि लैंग्वेज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। द कंक्वेस्ट इंट्रोड्यूस्ड फ्रेंच लैंग्वेज एंड कल्चर टू इंग्लैंड। इस कंक्वेस्ट से क्या हुआ, इंग्लैंड के अंदर फ्रेंच लैंग्वेज आ गई और फ्रेंच कल्चर आ गई, एंड द इंग्लिश लैंग्वेज वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय एंग्लो फ्रेंच फॉर अ लॉन्ग टाइम। और जो इंग्लिश लैंग्वेज थी वो प्रभावित हुई किससे, एंग्लो फ्रेंच लैंग्वेज से। यानी इंग्लैंड और फ्रांसीसी दोनों भाषाओं की मिक्सचर चलने लगा। दिस इन्फ्लुएंस रिमेन्ड इन लिटरेरी एंड कोर्टली यूज अंटिल द रीन ऑफ एडवर्ड थर्ड। जब तक एडवर्ड थर्ड का रेन नहीं आया तब तक ये काम चलता रहा। यानी एंग्लो फ्रेंच कल्चर, एंग्लो फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो लिटरेचर में यूज होती रही। ये नॉर्मन कंक्वेस्ट का नॉर्मन कंक्वेस्ट का 1066 के अंदर जो हुई, नॉर्मंडी के जो ड्यूक ने इंग्लैंड पर आक्रमण किया, तो उसका जो अटैक का ये इम्पैक्ट लिटरेचर के ऊपर पड़ा, लैंग्वेज में पड़ा। एंड इन लीगल रिपोर्टिंग अंटिल द 17th सेंचुरी, यानी कोर्ट की भाषा भी वही होगी एडवर्ड थर्ड के टाइम तक। ड्यूरिंग द एंग्लो नॉर्मन पीरियड राइटर्स बिगेन टू राइट इन देयर ओन रीजनल डायलेक्ट। राइटर जो है अपने रीजनल डायलेक्ट के अंदर, मतलब स्थानीय बोली के अंदर लिखने, यूजिंग मैनी डायलेक्ट्स ऑफ मिडल इंग्लिश। मिडल इंग्लिश की बहुत सारी डायलेक्ट्स थी, उनका यूज भी राइटर जो है वो करने लगे। तो आपने बात करी कि लैंग्वेज के ऊपर क्या प्रभाव। अब बात करते हैं एंग्लो नॉर्मन लिटरेचर था क्या, यानी क्या था ये एंग्लो नॉर्मन लिटरेचर। द कंक्वेस्ट इंट्रोड्यूस्ड फ्रेंच लैंग्वेज एंड कल्चर टू इंग्लैंड। ये कंक्वेस्ट जो हुई, नॉर्मन कंक्वेस्ट की बात करें तो इस कंक्वेस्ट से क्या हुआ, फ्रेंच लैंग्वेज और कल्चर इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस हुई, एंड द इंग्लिश लैंग्वेज वन इन्फ्लुएंस्ड बाय एंग्लो फ्रेंच फॉर अ लॉन्ग टाइम। दिस इन्फ्लुएंस रिमेन्ड इन लिटरेरी एंड कोर्टली यूज अंटिल द रीन ऑफ एडवर्ड थर्ड एंड इन लीगल रिपोर्टिंग अंटिल द 17th century। During the Anglo-Norman period, writers began to write their own regional dialects using many dialects in Middle English. Okay. अब कहते हैं रिवाइवल ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इन द रीन ऑफ जॉन। यानी ये बात तो अपने कर ही ली, अब अपने बात करते हैं इंग्लिश लिटरेचर का जो रिवाइवल हुआ वो कब हुआ। एडवर्ड थर्ड के बाद की बात करते हैं। एडवर्ड थर्ड तक तो यही चलता रहा, एंग्लो फ्रेंच लैंग्वेज बोलनी जाने लगी, फ्रेंच जो कल्चर थी वो इंग्लैंड में आ गई है, और राइटर्स जो थे वो मिडल इंग्लिश की जो डायलेक्ट्स जो थी उसके अंदर वो लिखने लगे। अब मैं बात करूंगा कि रिवाइवल ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इन द रीन ऑफ जॉन। जॉन के शासन काल में 1205 AD के अंदर लिटरेचर का रिवाइवल हुआ। कैसे, इंग्लिश लिटरेचर विच वाज मेकिंग बिगनिंग सीज्ड टू एग्जिस्ट। यानी इंग्लिश लिटरेचर की शुरुआत ही हो रही थी, वही वहां पर क्या है, सीज्ड टू एग्जिस्ट, यानी मृत प्राय हो गया, अब खत्म हो गया। द रिवाइवल केम ड्यूरिंग द रीन ऑफ किंग जॉन।
अब इसका पुनर्जागरण या यूं कहे पुनर्जीवन जो है किंग जॉन के काल में शुरू हुआ। एंड विद मैग्ना कार्टा द इंग्लिश लैंग्वेज बिगेन टू असर्ट इटसेल्फ लैंग्वेज। जो मैग्ना कार्टा हुआ, मैग्ना कार्टा की जो हैपनिंग हुई, उसके साथ ही लैंग्वेज अंग्रेजी भाषा जो है, इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो दोबारा से हुई। लेमन्स ब्रुट 1205 के अंदर एक राइटर था, वाज द फर्स्ट नोटवर्दी प्रोडक्ट ऑफ दिस रिवाइवल ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज का जो फर्स्ट नोटवर्दी चीज थी वो लेमन्स ब्रुट था। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? मैग्ना कार्टा से हुई थी, जो अधिकार पत्र जिसको बोला जाता है, वहां से शुरुआत हुई थी। तो ये रिवाइवल ऑफ, अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो रिवाइवल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज जो या इंग्लिश लिटरेचर जो हुआ वो किसके काल में हुआ? तो आप बोलेंगे जॉन के काल में। मतलब आपको बता देना है कि रिवाइवल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो जॉन के किंग जॉन के काल में शुरू हुआ था। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? मैग्ना कार्टा से हुई थी, ये याद रखना है, मैग्ना कार्टा से इसकी शुरुआत हुई थी। और इसका जो फर्स्ट पीस है वो क्या है? लेमन्स ब्रुट। ये जो इसका फर्स्ट पीस जो था वो बताता है कि अंग्रेजी के लिटरेचर की शुरुआत वहां से हुई थी, लेमन्स ब्रुट से इसकी शुरुआत हुई थी। ओके, तो ये बात आपको मोटा मोटी ये समझनी है कि इंग्लिश लैंग्वेज की शुरुआत, लिटरेचर की शुरुआत कहाँ से हुई। अब ये लेमन्स ब्रुट था क्या? लेमन्स ब्रुट वॉज रिटन इन 1205 और उस समय जॉन का शासनकाल था। ही वॉज ए पेरिस प्रीस्ट ऑफ वॉर्सेस्टशायर। यानी लेमन जो था वो कौन था? पेरिस प्रीस्ट था, पेरिस का रहने वाला एक प्रीस्ट था वॉर्सेस्टशायर का। इट्स एन इनॉर्मस पोइम ऑफ 30,000 लाइन्स। बहुत बड़ी पोइम है, 30,000 लाइन्स है इसमें। इट इज लीजेंडरी हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन की ये लीजेंडरी हिस्ट्री है, पौराणिक कहाँ इतिहास है। इट बिगिंस विद एनिस, ये एनिस से शुरू होती है। यानी लेमन्स ब्रुट जो है वो एनिस से शुरू होता है। 30,000 लाइनों की कविता है। ब्रूटस वाज सपोज्ड टू बी द एंसेस्टर ऑफ द ब्रिटिश पीपल। ब्रूटस को यह माना जाता है कि ब्रिटिश लोगों का एंसेस्टर था। जैसे भारत के अंदर मनु को माना जाता है, वैसे ही यहाँ ब्रिटेन में ब्रूटस को माना जाता है। इट एंड्स विद कैडावाल्डर। कैडावाल्डर के बाद में इसका एंड होता है। यानी कहने का मतलब ये एंसेस्टर ब्रूटस था और उसके बाद में ये पोइम एंड कहाँ होती है? कैडावाल्डर पर जाकर के एंड होती है। द स्टोरीज ऑफ लियर एंड किंग आर्थर वर कंपोज्ड बाय लेमन। यानी किंग लियर और किंग आर्थर की जो स्टोरीज थी वो इसी के द्वारा, लेमन के द्वारा लिखी गई। अब आपको ये भी पूछ सकते हैं कि विलियम शेक्सपियर जो था उसने किंग लियर कहाँ से लिया और किंग आर्थर की कल्पना जो थी वो कहाँ से की? अब किंग आर्थर की बात करें, अगर अपने टी.एस. इलियट की बात करें तो टी.एस. इलियट ने भी शायद लेमन्स ब्रुट का स्टडी किया होगा। तो बहुत ज्यादा स्टडीज ये जो पोइट थे विलियम शेक्सपियर और टी.एस. इलियट की हम बात करें तो किंग लियर जो था इसकी स्टोरी और किंग आर्थर की जो स्टोरी थी वो लेमन्स ब्रुट में थी। इट इज रिटन इन एलिटेटिव लाइन एंड राइम्ड कपलेट। यानी पहली बार एलिटरेटिव लाइन और राइम्ड कपलेट। कपलेट तो जानते हो, 2 लाइन का एक श्लोक होता है, 2 लाइन्स होती है और राइम्ड होते हैं। वो कपलेट होता है पेंटामीटर में लिखी जाती है। एलिट्रेशन के बारे में आप जानते हो, हैं? तो इस तरीके से बात करते हैं। एलिट्रेशन क्या होता है, राइम्ड कपलेट क्या होता है, अगर जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। अब हम बात करते हैं 3 प्रकार की स्ट्रीम उस समय चली थी। 3 स्ट्रीम्स रन टुगेदर इन लेमन्स पोइट्री। जब लेमन्स की पोइट्री आई तो 3 स्ट्रीम्स चली थी। कौन सी? सबसे पहले बात करते हैं सेल्टिक। ये सेल्टिक क्या था? सेल्टिक लिटरेचर इज ए बॉडी ऑफ राइटिंग इन सेल्टिक लैंग्वेज, या कई ऐसे कैल्टिक भी कहते हैं, मैं सेल्टिक बोल रहा हूँ। सेल्टिक लिटरेचर जो है वो सेल्टिक लैंग्वेज में लिखी जाए, सच एज आयरिश, स्कॉटिश, गैलिक्स, मैंक्स, वेलश, ब्रिटन, कॉर्निश, ये यहाँ की लैंग्वेज ही, इन लैंग्वेज को अपने सेल्टिक लैंग्वेज कहते हैं। सेल्टिक शायद, मैं जहां तक मुझे नॉलेज है, सेल्टिक जो है एक प्रकार का ओशियन है या यूं कहें सी है, उसके चारों तरफ बसे हुए देश जो, उनमें जो लैंग्वेज बोली जाती है, जैसे आयरलैंड में आयरिश बोली जाती है, स्कॉटिश स्कॉटलैंड में बोली जाती है, गैलिक है, मैंक्स है, वेल्स है, ब्रिटन है और कॉर्निश है। इस लैंग्वेजेस के अंदर जो लिटरेचर लिखा गया उसको सेल्टिक लिटरेचर कहते हैं। इट कैन ऑल्सो रेफर टू लिटरेचर रिटन इन अदर लैंग्वेज दैट इज बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल सेल्टिक नैरेटिव्स। सेल्टिक नैरेटिव इंग्लिश एंड फ्रेंच, तो दूसरे प्रकार का जो चल रही थी वो चल रही थी इंग्लिश और फ्रेंच लैंग्वेज। पहले सेल्टिक लिटरेचर आया, उसके बाद आया इंग्लिश एंड फ्रेंच की बात करें तो सबसे पहले इंग्लिश और फ्रेंच में कौन सा? दूसरा इंग्लिश का और तीसरा फ्रेंच लैंग्वेज। ध्यान दें, 3 प्रकार का लिटरेचर लिखा जा रहा था। पहला सेल्टिक लिटरेचर, दूसरा इंग्लिश, तीसरा
फ्रेंच। तो 3 प्रकार की स्ट्रीम्स के अंदर लिखा जा रहा। तो सबसे पहले बात करते हैं ओरम की। ओरम कौन था? ही वॉज ए लिंकनशायर प्रीस्ट था। ये लिंकनशायर प्रीस्ट था। ही कंपोज्ड ओर्म्युलम इन 1215। 1215 में उसने ओर्म्युलम लिखा। इट्स ए सीरीज ऑफ मेट्रिकल होमिलीज। ये मेट्रिकल होमिलीज की सीरीज थी, ठीक है ना। तो मेट्रिकल मतलब छंदात्मक। तो ये छंदात्मक जो होमिलीज थी उनकी एक सीरीज थी, ओरम्स ओर्म्युलम। ये 1215 में लिखा था। और ओरम कौन था? लिंकनशायर का प्रीस्ट था। ओके, ओरम्स ओर्म्युलम की अगर हम बात करें तो क्या है ये? द ओर्म्युलम इन Ormulum in 20,000 lines of septenarian Middle English verse. Septenarian Middle English verse में लिखा था, being a fragment about 1/8 of the whole, यानी पूरे का 1/8वां भाग था, एक फ्रेगमेंट था ऑफ द होमिलीज ऑन द गॉस्पल रिटन बाय ओरम। ओरम ने जो उपदेश दिए थे उसके ऊपर लिखी गई होमिलीज थी। एंड अगस्टीनियन, ये लिखा है अगस्टीनियन कैनन भी कहते हैं, प्रोबेबली ऑफ डेनिश ओरिजिन। ये संभावना लगाई जाती है कि डेनिश ओरिजिन अबाउट 1200 एडी इन और नियर लिंकनशायर एंड डेडिकेटेड टू हिज ब्रदर वॉल्टर। ये उसके ब्रदर वॉल्टर के लिए डेडिकेटेड था ओरम्स ओर्म्युलम। तो ये बात आपको ध्यान रखने, ओरम ने जो गॉस्पल लिखे थे, अपने शिष्यों को जो उपदेश दिए थे, वो सारे के सारे इसके अंदर लिखे गए हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं, उसके बाद अगर हम बात करें एंक्रिन रिवले। एंक्रिन रिवले की बात करें अपने, एंक्रिन रिवले इन 1225 रूल ऑफ एंक्रेसिस was written by an unknown writer। ये एंक्रिन रिवले जो है अननोन राइटर के द्वारा लिखा गया 1225 में। इसका अर्थ होता है रूल ऑफ एंक्रेसिस, जो उनका रूल जो था, शासन था, उसके बारे में एंक्रिन रिवले ये लिखा गया था, एंक्रिन रिवले। तो ये दो चीजें आपको बताई मैंने, ओरम्स ओर्म्युलम 1205 में और एंक्रिन रिवले 1225 के अंदर। ओके, उसके बाद की बात करें तो द आउल एंड द नाइटिंगेल, ये 1220 में लिखा गया। ये क्या था द आउल एंड नाइटिंगेल? इंट्रो की बात करें तो द आउल एंड द नाइटिंगेल इज मिडल इंग्लिश पोएम इन द फॉर्म ऑफ डिबेट बिटवीन टू टाइटल कैरेक्टर्स। दो टाइटल कैरेक्टर, टाइटल कैरेक्टर मतलब आउल और नाइटिंगेल के बीच में डिबेट हो रही है। इट वाज प्रोबेबली रिटन बिटवीन 1189 टू 1216। द ऑथर्स नेम मे हैव सीन निकोलस ऑफ गिल्डफोर्ड, यानी ऑथर्स नेम जो है हो सकता है निकोलस ऑफ गिल्डफोर्ड है, बट दिस इज फार फ्रॉम सर्टेन, परंतु इसमें विश्वास नहीं किया जा सकता निकोलस ऑफ गिल्डफोर्ड इसका लेखक था कि नहीं। द ट्रांसलेशन यूज्ड हियर आर टेकन फ्रॉम ब्रियनस्टोन। ब्रियनस्टोन का जो ट्रांसलेशन है उसका यूज यहाँ पर किया जाता है। तो इसमें चीज क्या है, टू बर्ड डिस्कस देयर मेरिट, दो पक्षी हैं अपने गुणों का बखान कर रहे हैं। इट डिस्कार्ड एलिट्रेशन एंड फ्रेंच एंड राइम्स। वो क्या है, एलिट्रेशन को डिस्कार्ड करता है, फ्रेंच लैंग्वेज को डिस्कार्ड करता है और राइम्स को भी डिस्कार्ड करता है। दो पक्षी हैं। दिस इज द ओनली नेटिव 13th सेंचुरी पीस। ये एकमात्र पीस है 13वीं शताब्दी का नेटिव पीस है जो इंग्लिश में लिखा गया। तो ये भी आपको याद रखना है कि हमने किसकी बात की, आउल एंड नाइटिंगेल की बात की। तो ये ओनली पीस है नेटिव इंग्लिश में लिखा गया, तो ये भी याद रखना है। अब अपने बात करते हैं कैथराइन ग्रुप। ये कैथराइन ग्रुप कौन सा था? A group of 5 middle English prose devotional works, यानी एक ग्रुप ऑफ 5 मिडल इंग्लिश प्रोज, 5 प्रकार के इंग्लिश प्रोज थे, उनका ग्रुप था। डिवोशनल वर्क डेटिंग फ्रॉम 1180 टू 1210 तक, यहाँ तक था। इट कंसिस्ट ऑफ अकाउंट ऑफ द लाइव्स ऑफ सेंट कैथराइन, मार्गरेट, जुलियाना, फाउंड टुगेदर इन सिंगल मैन्युस्क्रिप्ट एंड 2 ट्रीटाइजेस, 2 इसमें ट्रीटाइज थी। हली मिडलैंड, होली मेडनहुड बोलते हैं उसको, हाली मिडन हैंड भी बोलते हैं, होली मेडन हैंड भी बोलते हैं। एंड सावलेजवार्डे मतलब द गार्जियनशिप ऑफ द सोल, गार्जियनशिप ऑफ द सोल। तो 5 चीजें होगी, सेंट कैथराइन, मार्गरेट, जूलियाना, 3 तो ये हो गए, और 2 कौन सी है, होली मेडनहुड और द गार्जियन ऑफ द सोल। सोलेस वार्डे भी बोल सकते हैं और हाली मेडन हेड भी बोल सकते हैं। हाली का होली मेडन हेड हुड और इधर द गार्जियनशिप ऑफ द सोल। तो ये 5 चीजें मैं बता रहा हूँ, इन 5 का एक कलेक्शन जो था
उसको कैथराइन ग्रुप को माना जाता है। दे वर ऑल रिटन नियर हरफोर्डशायर इन द वेल्स ब्रॉडलैंड के अंदर ये लिखी गई थी, हरफोर्डशायर में। एंड ए सिंगल ऑथर मे हैव रिटन मोर देन वन ऑफ द वर्क्स, एक सिंगल ऑथर ने जो है इस प्रकार के वर्क को शायद ही लिखा होगा। तो इस तरीके से आपको ये भी याद रखना है कि ये कैथराइन ग्रुप कौन सा था। तो मिडल इंग्लिश प्रोज डिवोशनल वर्कर्स था ये मिडल इंग्लिश में। 5 जो थे, सेंट्स कैथराइन, मार्गरेट, जुलियाना, हैं। तो पांचों चीजों को आप याद रखना है कि कैथराइन ग्रुप 5 चीजों का था और 1180 से 1210 के बीच में, 1180 टू 1210 के बीच में लिखा गया। तो इस तरीके से लाइव्स ऑफ सेंट्स है इसमें, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये कहाँ लिखा गया था, इसको भी आप याद रखने हैं कि रिटन हर्डफोर्डशायर के अंदर, हियरफोर्डशायर जो था उसके अंदर लिखा गया था। अब है, अगर हम बात करें रॉबर्ट ऑफ ग्लाउसेस्टर की, ये कौन था? तो हमने अभी पीछे बात करी कैथराइन ग्रुप की, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं रॉबर्ट ऑफ ग्लाउसेस्टर। तो ये फ्लोरिस्ड इन 1260 टू 1300, वाज एन अर्ली मिडल इंग्लिश क्रॉनिकलर, यानी मिडल इंग्लिश का क्रॉनिकल लिखने वाला था, नोन ओनली थ्रू हिज कनेक्शन विद द वर्क कॉल्ड द क्रॉनिकल ऑफ रॉबर्ट ऑफ ग्लाउसेस्टर, यानी रॉबर्ट ऑफ ग्लाउसेस्टर के क्रॉनिकल से जाना जाता है। ए वर्नाक्यूलर हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम इट्स लीजेंडरी फाउंडिंग बाय ब्रुट, यानी ब्रुट जो उसका लीजेंडरी फाउंडर था वहां से लेकर के, ठीक है ना, उसकी वर्नाक्यूलर पूरी हिस्ट्री को इसमें लिखा गया है। ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ एनीस, एनीस का ग्रेट ग्रैंडसन था टू द ईयर 1270 तक। इट वाज रिटन प्रोबेबली अराउंड 1300 इन राइम्ड कपलेट में लिखा गया। 2 वर्जन एग्जिस्ट एंड इट इज नाउ बिलीव्ड that only one part dealing with recent or contemporary events, the last 3000 lines of the longer version was written by Robert, यानी लास्ट वाली 3000 लाइनें जो थी लॉन्गर वर्जन की वो रॉबर्ट के द्वारा लिखी गई। दिस सप्लाइज इंटरेस्टिंग डिटेल्स ऑफ द सिविल स्ट्राइफ ड्यूरिंग द रीन ऑफ हेनरी थर्ड, यानी इंटरेस्टिंग डिटेल ऑफ द सिविल स्ट्राइफ, सिविल स्ट्राइफ जो हुआ, नागरिकों का जो संघर्ष हुआ रीन ऑफ हेनरी थर्ड के काल में, वो भी इसके अंदर आता है। एंड विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ द बैटल ऑफ इवेशाम, बैटल ऑफ इवेशाम भी इसी में लिखा गया। दैट हैज द वैल्यू ऑफ कंटेम्परेरी अथॉरिटी। द अर्लियर पार्ट ऑफ द वर्क बेस्ड ऑन द क्रॉनिकल्स ऑफ द जोफरी ऑफ मनमाउथ, विलियम ऑफ मेलम्सबरी, जोफरी ऑफ मनमाउथ, विलियम ऑफ मेलम्सबरी एंड अदर माइनर सोर्सेज सीम्स टू हैव बीन रिटन बाय डिफरेंट ऑथर्स। तो अलग अलग ऑथर के द्वारा लिखा हुआ लग रहा है। जोफरी ऑफ मनमाउथ की बात अपने करते हैं, उनके ऊपर आधारित इसके अर्लियर पार्ट है। विलियम ऑफ मेलम्सबरी, ये भी इसमें, ये माइनर सोर्स है। तो इट इज ए राइम्ड क्रॉनिकल है। ऑथर इज द मेन हीरो ऑफ द प्रोज वर्क। इस प्रोज वर्क का मेन हीरो कौन है? ऑथर खुद है, रॉबर्ट ऑफ ग्लाउसेस्टर है। ओके, अब हम बात करते हैं रॉबर्ट मैनिंग कौन था। ये रॉबर्ट मैनिंग की बात करते हैं। रॉबर्ट मैनिंग ये 1330 वाज एन अर्ली इंग्लिश पोइट, ये शुरुआती अंग्रेजी पोइट था। एंड ऑथर ऑफ हैंडलिंग सिन, हैंडलिंग सिन का ऑथर था ये रॉबर्ट मैनिंग। ए कन्फेशनल मैनुअल एंड ऑफ द क्रॉनिकल स्टोरी ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड की क्रॉनिकल स्टोरी जो है वो रॉबर्ट मैनिंग लिखी थी, हैंडलिंग सिन। द वर्क्स आर प्रिजर्व्ड इंडिपेंडेंटली in several manuscripts, none of certain provinces. The author is probably to be identified with a Sir Robert de Brun, यानी the author is probably to be identified with Sir Robert de Brun, यानी chaplain named as executor in Lincolnville of 1327. Apart from this mention, his biography can be reconstructed only from his writing. He was at the University of Cambridge, कैम्ब्रिज की यूनिवर्सिटी में था, अराउंड 1300 फॉर 15 years, 1302 to 1317. Manning was a Gilbertine canon at Sandringham Priory, Lincolnshire, where in 1303 he began handling sin and was still working at it after 1307. For many years he was engaged on the story of England, which he relates was finished between 3 and 4 o'clock on Friday, May 15, 1338. तो इस तरीके से इसने हैंडलिंग सिन लिखी और इंग्लैंड की क्रॉनिकल स्टोरी जो थी वो किसने लिखी? हैंडलिंग सिन की बात करें तो ये रॉबर्ट मैनिंग ने लिखी।
और स्टोरी ऑफ इंग्लैंड पूरी की पूरी इसने लिखी, और ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में काम भी करता था। इसकी डेट पूछे तो मई 1338 के अंदर लिखा था। तो मेनली आपको ये पता होना चाहिए कि हैंडलिंग सीन में क्या है, ये भी क्रॉनिकल स्टोरी ऑफ इंग्लैंड है, ठीक है ना। एनी बाइट ऑफ इनविट, एनी बाइट ऑफ इनविट की बात करें तो रिमोर्स ऑफ कॉन्शियंस इन 1340, रिमोर्स ऑफ कॉन्शियंस इन 1340, एनी बाइट ऑफ इनविट। तो अब अपने बात करते हैं ये था क्या। नॉर्थ गेट प्रोड्यूस्ड इन कैंटिश द एनी बाइट ऑफ इनविट। एनी बाइट ऑफ इनविट का मतलब होता है प्रिक ऑफ कॉन्शियस, है, प्रिक ऑफ कॉन्शियस, ए ट्रांसलेशन फ्रॉम फ्रेंच, फ्रेंच से एनी बाइट ऑफ इनविट जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज से लिखा गया। बट द बेस्ट प्रोज ऑफ दिस टाइम इज बाय द मिस्टिक रिचर्ड रोल। इस टाइम का जो बेस्ट प्रोज था वो मिस्टिक था रिचर्ड रोल, उसके द्वारा लिखा गया था। द हर्मिट ऑफ द हेम्पोल, हेम्पोल का हर्मिट था रिचर्ड रोल, उसने बेस्ट प्रोज लिखा था। हुज इंग्लिश ट्रैक्ट्स इंक्लूड द कमांडमेंट, मेडिटेशंस ऑन द पैशन एंड द फॉर्म ऑफ द परफेक्ट लिविंग अमंग अदर्स। ये मतलब जो रिचर्ड रोल जो था, है, जो हेम्पोल का हर्मिट था, उसने मतलब ये दो चीजें और लिख दी, कमांडमेंट मेडिटेशंस ऑन द पैशन, द कमांडमेंट मेडिटेशन ऑन द पैशन, और दूसरा लिखा था द फॉर्म ऑफ परफेक्ट लिविंग। ये दो चीजें इसने लिखी थी, किसने, रिचर्ड रोल ने। और हम बात किसकी कर रहे थे, हम बात कर रहे थे एनी बाइट ऑफ इनविट, ये फ्रेंच लैंग्वेज में था, और उसका जो इंग्लिश हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन है प्रिक ऑफ कॉन्शियसनेस है। तो बेस्ट प्रोज टाइम की बात करें तो ये प्रोज राइटिंग थी, 1340 के अंदर लिखा गया था, है? उसके बाद अगर हम बात करें फ्रेंच वर्क ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, कौन कौन से फ्रेंच वर्क थे जिनका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया गया। एनी बाइट ऑफ इनविट एंड रॉबर्ट मैनिंग वर रिटन इन फ्रेंच, दोनों के दोनों ध्यान रखना। एनी बाइट ऑफ इनविट जो को प्रिक ऑफ कॉन्शियंस की बात करते हैं, और रॉबर्ट मैनिंग ने जो हैंडलिंग सीन लिखा था वो वर रिटन इन फ्रेंच एंड लेटर बोथ वर ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, दोनों का ट्रांसलेशन इंग्लिश में किया गया। तो आपको इन दोनों की लैंग्वेज पूछे ना, एनी बाइट ऑफ इनविट और रॉबर्ट मैनिंग की जो हैंडलिंग सीन लिखा था रॉबर्ट मैनिंग ने, तो वो दोनों के दोनों फ्रेंच में लिखे गए थे और उनको बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था। अब स्टोरी ऑफ इंग्लैंड एंड कर्सर मुंडी, इंग्लैंड की कहानी और कर्सर मुंडी की बात करते हैं। ये कौन था? इट बिगिंस विद नोवा एंड डेल्यूज। इंग्लैंड की कहानी की बात करते हैं तो जो इंग्लैंड की स्टोरी है वो नोवा और डेल्यूज से शुरू होते हैं, एंड्स विद डेथ ऑफ एडवर्ड फर्स्ट, और एडवर्ड फर्स्ट की डेथ के साथ ही ये एंड हो जाती है। इट इज रिटन बाय रॉबर्ट मैनिंग, ये भी रॉबर्ट मैनिंग ने ही लिखी थी। रॉबर्ट मैनिंग ने हैंडलिंग सीन लिखा था और इसने भी स्टोरी ऑफ इंग्लैंड लिखा था, रॉबर्ट मैनिंग ने। और ये कहाँ से शुरू होती है? नोवा और डेल्यूज से शुरू होती है और वो एडवर्ड फर्स्ट पर आकर के खत्म हो जाती है। अब अपने बात करते हैं कर्सर मुंडी कौन था। कर्सर मंडी भी बोलते हैं, कई मुंडी भी बोलते हैं, चलो बात करते हैं। इज अ मिडिल इंग्लिश रिलीजियस पोएम, ये कर्सर मुंडी रिलीजियस पोएम थी, रिटन बाय एन अननोन नॉर्दर्न इंग्लिश राइटर ड्यूरिंग द लेट 13th सेंचुरी ऑफ अर्ली 14th सेंचुरी। तो इसमें लिखा गया, इट ड्रोज ऑन बोथ सेक्रेड एंड सेक्युलर सोर्सेज टू टेल द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। यानी यहाँ पर सेक्युलर सोर्सेज और सेक्रेड सोर्सेज जो थे वो वर्ल्ड की हिस्ट्री में। कर्सर मुंडी इज द अर्लीस्ट नोन सोर्स ऑफ मैनी इंग्लिश प्रोवर्ब्स एंड सेइंग्स। बहुत सारी अंग्रेजी की प्रोवर्ब्स और बहुत सारी सेइंग्स जो है उसका सोर्स जो है वो कर्सर मंडी होता है। तो ये भी याद रखना कर्सर मंडी। तो ये भी इसमें ये क्या है, रिलीजियस पॉइंट। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं रोमांस ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज के रोमांस कौन थे? तो रोमांस की अगर हम बात करते हैं तो द मैटर ऑफ इंग्लैंड सबसे पहले आता है। द मैटर ऑफ इंग्लैंड, द मैटर ऑफ इंग्लैंड इंक्लूड्स द जर्मनिक एंड इंग्लिश ट्रेडिशन। जर्मनी और इंग्लिश की परंपराएं जो वो दोनों के दोनों उसमें शामिल थी मैटर ऑफ। टू एग्जांपल ऑफ विच आर रिचर्ड लॉयनहार्ट बिफोर 1300 एंड हैवलॉक द डेन 1300। ये दो एग्जांपल है, रिचर्ड लॉयनहार्ट और हैवलॉक द डेन, ये दो एग्जांपल है रोमांस ऑफ द इंग्लिश द मैटर ऑफ द इंग्लैंड। मैटर ऑफ द इंग्लैंड की बात करें तो ये जर्मन और इंग्लिश लैंग्वेज की। मैटर ऑफ ब्रिटेन की बात करें तो ये क्या था? द मैटर ऑफ ब्रिटेन इज सेट ऑफ टेक्स्ट फ्रॉम बोथ मिडाइवल ऑथर्स एंड मॉडर्न राइटर्स। यानी आज के मॉडर्न राइटर और मिडाइवल ऑथर दोनों की टेक्स्ट इसमें दैट आर एसोसिएटेड विद द लीजेंड एंड मिथोलॉजी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड ब्रिटेनी। याद रखना, ग्रेट ब्रिटेन और ब्रिटेनी दोनों की जो पौराणिक कथाएं थी, मिथोलॉजी थी, लीजेंड्स थी, दोनों का मिक्सचर था। दिस टेक्स्ट वर रिटन ओवर centuries and collected as works that deal with the themes and ideas of Britain in various eras.
जनवरी, ये तो बात करेंगे। तो इस तरीके से मैटर ऑफ ब्रिटेन की बात करें तो इसमें क्या है, इसमें ब्रिटेन और ब्रिटेनी की लीजेंडरी और मिथोलॉजी की कहानियां है, ये भी एक रोमांस है। अगला मैटर ऑफ रोम द ग्रेट, ये भी रोमांस है। अकॉर्डिंग टू द मिडाइवल पोइट जीन बॉडेल, यानी मिडाइवल पोइट जीन बॉडेल हुआ था, उसके अनुसार क्या है, द मैटर ऑफ रोम वाज द लिटरेरी साइकिल मेड अप ऑफ ग्रीक एंड रोमन मिथोलॉजी। ये ग्रीक और रोमन मिथोलॉजी को से बनाया गया है, यानी इनको दोनों को इंक्लूड करके बनाया गया। कौन सा, मैटर ऑफ रोम द ग्रेट, टुगेदर विद एपिसोड फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ क्लासिकल एंटिक्विटी फोकसिंग ऑन मिलिट्री हीरोज लाइक अलेक्जेंडर द ग्रेट एंड जूलियस सीजर। तो इसमें अलेक्जेंडर द ग्रेट और जूलियस सीजर की कहानी आती है मैटर ऑफ द रोम द ग्रेट इसके अंदर। तो ये भी याद रखना है कि ये जो जीन बॉडेल जो था, जीन बॉडेल राइटर जो था, उसने ये बात बताई है कि इसके अंदर रोमन और ग्रीक स्टोरीज को इंक्लूड किया गया है। अकॉर्डिंग टू द मिडाइवल पोएट जीन बॉडेल, द मैटर ऑफ रोम वाज द लिटरेरी साइकिल मेड अप ऑफ ग्रीक, ये हो गया रोमन मिथोलॉजी, टुगेदर विद एपिसोड फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ क्लासिकल एंटिक्विटी फोकसिंग मिलिट्री हीरोज, इसमें मिलिट्री के हीरो है, ग्रेट है, जूलियस सीजर है, इसकी बात हो रही है। ओके, उसके बाद आता है चार्ली मैन की लीजेंड्स। ये भी क्या है, हमने मैटर ऑफ इंग्लैंड, मैटर ऑफ द रोम द ग्रेट, मैटर ऑफ ब्रिटेन, इनकी बात करी, ये सारे के सारे रोमांसेस थे। अब चार्ली मैन की लीजेंड की बात करें, चार्ली मैन लीजेंड फ्यूजन ऑफ folk tale motifs, pious exampla and hero tales that became attached to Charlie Man, यानी हीरो की कहानियां, पवित्र उदाहरण, किंग ऑफ द फ्रैंक्स एंड एम्परर ऑफ द वेस्ट, who assumed almost legendary stature even before his death in 1814. A Gesta Caroli Magni written by the monk Notker of Saint Gall, यानी ये इसके द्वारा ये लिखा गया, जेस्टा करोली मैग्नी रिटन बाय द मंक नॉटकर ऑफ सेंट गॉल। ओके, स्विट्जरलैंड इन 1815, in Switzerland, ये seems to owe as much to the popular anecdotes and oral tradition as to Charlie Man's biographer. In heart by the 12th century, lives of Charlie Man were attributing miracles to him before and after his death, and Emperor Frederick I arranged his canonization for political reasons. यानी एम्परर फ्रेडरिक जो था उसने इसका कैनोनाइजेशन किया, क्रिश्चियन रिलीजन जो था उसको उसमें दीक्षित किया, और ये किसके कारण किया था, ये किसके कारण किया था, पॉलिटिकल रीजन के। चार्ली मैन इमर्ज्ड इन लिटरेरी ट्रेडिशन एज हेड ऑफ द रिक्रिएटेड एम्पायर ऑफ द वेस्ट, यानी लिटरेरी हिस्ट्री की बात करें, लिटरेरी ट्रेडिशन में तो एम्पायर ऑफ द वेस्ट था, चैंपियन ऑफ द क्राइस्टेंडम का चैंपियन था, इनविंसिबल वॉरियर था, अजय योद्धा था, ग्रेट पॉलिटिकल लीडर था, एंड डिस्पेंसर ऑफ जस्टिस था, मार्टियर था, एंड सेंट था। द कोर ऑफ द चार्ली मैन लीजेंड इज contained in the Chanson de Geste, a name given to about 80 medieval epic poems in Old French. Old French है, उसमें एक ये है चांसन डी गेस्ट, चांसन डी गेस्ट ये है, उसके अंदर इसकी 80 प्रकार की एपिक पोएम है। द लीजेंड स्प्रेड फ्रॉम देयर इनटू द अदर वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ मेडिवल यूरोप। इस तरीके से ये चार्ली मैन यहाँ पर हुआ। अब उसके बात करते हैं वास की। ही वाज एन एंग्लो नॉर्मन पोइट। Brutus Ingletier is based upon the history of Britain in 1130 by Wales. Wales के द्वारा ब्रूटस की इंग्लेटेरियर है। Geoffrey of Monmouth was composed by him. ये Geoffrey of Monmouth जो है वास के द्वारा ही लिखा गया था। तो इस तरीके से अब अगला जो टॉपिक हमारा आने वाला है, एज ऑफ चौसर, मिडल प्लांटेजेंट पीरियड या एनजीवीएन पीरियड है। तो इसकी बारे में हम अगले वीडियो में स्टडी करेंगे, एज ऑफ चौसर, मिडल प्लांटेजेंट पीरियड या एनजीवीएन पीरियड। ओके, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए वीडियो और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अगले वीडियो के उत्सुकता से देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।